कक्षा 12 के सभी छात्र ध्यान दें। आज हम आपको कार्बनिक रसायन से संबंधित ईथर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके बोर्ड परीक्षा में इसमें से निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है। तो सबसे पहले ईथर है क्या, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। ईथर जल के डाई एल्किल व्युत्पन्न होते हैं और सामान्यतः इसे R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश से व्यक्त करते हैं। यानी आप कह सकते हैं ईथर जल के डाई एल्किल व्युत्पन्न है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये OH ये जल है, इसके दोनों हाइड्रोजन दो एल्किल समूहों द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, तो बन जाता है R सिंगल बॉन्ड OR, जो ये ईथर है। ईथर इस तरह से आप कह सकते हैं कि ईथर जल के डाई एल्किल उत्पन्न होते हैं। इसका सामान्य सूत्र ROR डैश है, जहां R व R डैश समान या भिन्न, ये समान भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं। समान या भिन्न एल्किल समूह हैं, समान या भिन्न एल्किल समूह हैं। जैसे CH3OCH3, ये डाई मेथिल ईथर हो गया, डाई मेथिल ईथर। इसी तरह से CH3CH2OCH2CH3, यहाँ क्योंकि दोनों तरफ एथिल ग्रुप जुड़ा है इसलिए इसको डाई एथिल ईथर कहेंगे, डाई एथिल ईथर। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ईथर जल का डाई एल्किल उत्पन्न है। इसमें ऑक्सीजन द्विसंयोजक ऑक्सीजन परमाणु से दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं। दोनों एल्किल समूह समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। तो इस समानता और भिन्नता के आधार पर इसे दो भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है। तो ईथरों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। एक को सरल ईथर या सममित ईथर कहेंगे और दूसरे को असममित ईथर। ईथरों का वर्गीकरण इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है सममित ईथर या सरल ईथर। ये सममित ईथर या सरल ईथर क्या होता है? जब द्विसंयोजक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ने वाले दोनों एल्किल समूह समान हों, तब इस प्रकार के ईथरों को हम सममित ईथर या सरल ईथर कहेंगे। जैसे आपका जब सिंगल बॉन्ड O सिंगल से जुड़ने वाले दोनों एल्किल समूह समान हो, तो उन्हें सरल ईथर कहते हैं। जैसे CH3OCH3, यहाँ O के दोनों तरफ CH3 यानी मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये डाई मेथिल ईथर है, डाई मेथिल ईथर। दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं C2H5OC2H5, यहाँ दोनों तरफ एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए ये डाई एथिल ईथर है, डाई एथिल ईथर। इसके दोनों तरफ समान प्रकार के समूह, समान एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए ये सरल ईथर का उदाहरण हुआ। इसी तरह से दूसरा होता है असममित ईथर या मिश्रित ईथर, इसको कहते हैं मिश्रित ईथर।
असममित ईथर या मिश्रित ईथर। ये असममित या मिश्रित ईथर क्या होगा? जब द्विसंयोजक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ने वाला दोनों एल्किल समूह भिन्न हो तब उसे हम मिश्रित ईथर या असममित ईथर कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं CH3O सिंगल बॉन्ड CH2CH3। यहाँ इधर मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, भिन्नता है। यह है एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। यह असममित या मिश्रित ईथर का उदाहरण है। अगर द्विसंयोजक कार्बन परमाणु से भिन्न प्रकार के एल्किल समूह जुड़े हुए हैं तब वो असममित या मिश्रित ईथर कहलाएगा। इस तरह से ईथरों को दो समूह में बांट दिया गया था। सममित ईथर या सरल ईथर, ओ से जुड़ने वाला दोनों एल्किल समूह समान हो, और दूसरा है असममित ईथर या मिश्रित ईथर, जब द्विसंयोजक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ने वाला दोनों एल्किल समूह भिन्न हो तो असममित या मिश्रित ईथर कहलाता है। तो ईथरों का ये वर्गीकरण था। अब ये ईथरों का IUPAC पद्धति में नामकरण कैसे करते हैं? IUPAC पद्धति में ईथरों का नामकरण करते समय एक एल्किल समूह के अंत में ऑक्सी जोड़ देते हैं और दूसरे के साथ एन जोड़ते हैं। IUPAC पद्धति में नामकरण, IUPAC पद्धति में नामकरण। एक एल्किल समूह के साथ ऑक्सी जोड़ा जाएगा और दूसरे के साथ एन जोड़ दिया जाता है। जैसे आप देखिए CH3OCH3, यहाँ दोनों तरफ मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो एक के साथ ऑक्सी जुड़ेगा तो हो जाएगा मेथॉक्सी और मीथेन। एक के साथ एन जुड़ गया, दूसरे के साथ ऑक्सी हो जाएगा मेथॉक्सी मीथेन। इसी तरह से CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OCH2 CH3, यहाँ C2H5 समान प्रकार के एल्किल समूह हैं, तो एक ग्रुप के साथ ऑक्सी जोड़ देंगे, दूसरे के साथ एन, तो इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। ये तो समान प्रकार के एल्किल समूह है, एक के साथ ऑक्सी एक के साथ एन जोड़ा तो आपको IUPAC पद्धति में नामकरण प्राप्त हो गया। लेकिन अगर वो असममित ईथर है, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ये असममित ईथर है, एक के साथ मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरे के साथ एथिल ग्रुप। अब ये प्रश्न ये उठता है कि हम एथिल ग्रुप के साथ ऑक्सी जोड़ें या मेथिल ग्रुप के साथ, या एथिल ग्रुप के साथ एन जोड़ें या मेथिल ग्रुप के साथ एन जोड़ें। यहाँ कंफ्यूजन होता है, तो आप जाने रहिए जो छोटा ग्रुप है उसके साथ ऑक्सी जुड़ेगा, बड़े ग्रुप के साथ एन जुड़ेगा, यानी कि इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। ये छोटा ग्रुप CH3 है, इसलिए ऑक्सी जुड़ जाएगा, मेथॉक्सी एथेन इसका नाम हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन। इस तरह से IUPAC पद्धति में हम नामकरण कर लेते हैं। जो छोटा ग्रुप है उसके साथ ऑक्सी और बड़े ग्रुप के साथ एन जोड़ करके IUPAC पद्धति में नामकरण कर लेते हैं। तो ये ईथरों का IUPAC पद्धति में नामकरण था, जिसको आपने समझा। इसके बाद आपको ईथरों में किस प्रकार की समावयवता पाई जाती है इसके बारे में जानना है। आप जानते हैं कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु उनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं, उनको समावयवी या आइसोमर तथा यह गुण समावयवता या आइसोमेरिज्म कहलाता है। ये कई प्रकार का हो सकता है, जैसे श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता, मध्यावयवता, चलावयवता, प्रकाशिक समावयवता या ज्यामितीय समावयवता। तो ईथरों में किस प्रकार की समावयवता पाई जाती है इसको आपको जानना है। ईथरों में समावयवता, इसमें दो प्रकार की समावयवता पाई जाती है। पहला पाया जाता है क्रियात्मक समावयवता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म,
ये क्रियात्मक समूह समानता क्या होता है? वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु उसमें अलग अलग क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो, उनको हम क्रियात्मक समूह समानता कहते हैं। जैसे वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु उसमें भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। ईथरों में यह पाया जाता है, यह पाया जाता है। माने ईथरों में क्रियात्मक समूह समानता पाई जाती है। जैसे एक हम लिखते हैं सूत्र C2H6O, इसके दो पॉसिबल स्ट्रक्चर समूह हैं, दो यौगिक समूह हैं, एक CH3O और दूसरा है C2H5OH। यहाँ भी 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है यानी C2H6O। यहाँ भी 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन यानी C2H6O। दोनों के अणुसूत्र समान है किंतु आप देख लीजिए इसमें ईथरी समूह उपस्थित है, इसमें अल्कोहलिक समूह उपस्थित है। ये डाईमेथिल ईथर है, डाईमेथिल ईथर है और ये एथेनॉल या एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल। एक में अल्कोहलिक समूह उपस्थित है, एक में ईथरी समूह उपस्थित है। दोनों के क्रियात्मक समूह भिन्न है, इसलिए ये क्रियात्मक समूह समानता प्रदर्शित करता है। इस प्रकार ईथरों में क्रियात्मक समूह समानता पाई जाती है। दूसरे प्रकार की जो समानता पाई जाती है वो है मध्यावयवता। दूसरे प्रकार की जो समानता है वो है मध्यावयवता। दूसरे प्रकार की समानता जो ईथरों में पाई जाती है वो मध्यावयवता है, मध्यावयवता। इसको कहते हैं मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। ये मध्यावयवता क्या है? द्विसंयोजक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ने वाले दोनों एल्किल समूहों में भिन्नता के कारण जो समावयव उत्पन्न होते हैं उनको हम मध्यावयव कहते हैं और इस प्रकार की समानता मध्यावयवता कहलाती है। यानी आप कह सकते हैं ईथरों में द्विसंयोजक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ने वाले एल्किल समूहों में भिन्नता के कारण इस प्रकार की समावयवता पाई जाती है, समावयवता पाई जाती है। माने उससे जुड़ने वाले एल्किल समूहों में भिन्नता हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए CH3 CH2O CH2 CH3, ये डाई एथिल ईथर है, डाई एथिल ईथर। इधर का CH2 यहाँ से हट करके इधर जुड़ जाए तो ग्रुप में भिन्नता आ जाएगी, यानी इसका समावयवी प्राप्त हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड O, ये CH2 इधर आ गया, CH2 CH3, ये भी ईथर है, ये भी ईथर है। इसमें दोनों तरफ एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें एक तरफ मेथिल ग्रुप हो गया, एक तरफ प्रोपिल ईथर। तो इस तरह से ये दोनों
मध्यावयवी हो गए, ये डाई एथिल ईथर है या एथॉक्सी एथेन कहेंगे, एथॉक्सी एथेन। और ये मेथॉक्सी प्रोपेन है, मेथॉक्सी प्रोपेन। इस तरह से यहाँ मध्यवता पाई गई। तो ईथरों में दो प्रकार की समन्वयता पाई जाती है, क्रियात्मक समूह समन्वयता और मध्यावयवता। ये तो आपके ईथरों से संबंधित प्राथमिक परिचय था, क्या होता है। इसके बाद आपको जानना है कि ये बनाया कैसे जाएगा, ये इसके बनाने की विधियां क्या क्या हैं, ईथरों के बनाने की विधियां क्या हैं। जो सबसे फेमस विधि है वो है विलियमसन संश्लेषण विधि। विलियमसन संश्लेषण विधि है क्या, इसके बारे में आपको जानना है। ईथरों के बनाने की विधियां। पहला है विलियमसन संश्लेषण विधि। विलियमसन संश्लेषण विलियमसन संश्लेषण विधि। इस प्रकार की अभिक्रिया इसके पहले भी आपने सुना था। विलियमसन संश्लेषण है क्या, जब किसी एल्किल कोई आपका हैलाइड हो, जैसे एल्किल आयोडाइड हो, इथिल आयोडाइड हो, जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ होती है तब उससे ईथर प्राप्त होता है। ईथर बनाने की यह विधि विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। यानी आप कह सकते हैं जब एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ होती है, सोडियम एथॉक्साइड के साथ होती है तब डाई एथिल ईथर बनता है, डाई एथिल ईथर बनता है। यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण, आपको परीक्षा में कई बार यूपी बोर्ड परीक्षा में आया है। देखिए ये सोडियम एथिल आयोडाइड है C2H5I और ये है सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONA। ये सोडियम एथॉक्साइड है, सोडियम एथॉक्साइड। इससे अभिक्रिया होगी तो यहाँ से NaI मुक्त हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ से मुक्त होगा और बन जाएगा -NaI, सोडियम आयोडाइड मुक्त हो गया और बच गया C2H5O, C2H5 डाई एथिल ईथर बन गया। इस तरह से यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। विलियमसन संश्लेषण एक अति महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जो आपके परीक्षा में जनरली पूछा जाता है। इसी प्रकार से इस विलियमसन संश्लेषण के बाद नेक्स्ट विधि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्राय आपकी बोर्ड परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में आता है, आने की संभावना है। प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा, प्रयोगशाला में आप डाई एथिल ईथर कैसे बनाएंगे तथा प्रयोगशाला में बनने वाले इस डाई एथिल ईथर का सचित्र वर्णन कीजिए और इस विधि को अविरत ईथरीकरण विधि क्यों कहा जाता है। ये कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, आप जान लीजिए। अभी आपको हम दिखाने जा रहे हैं किस तरह से ये अभिक्रिया होती है। देखिए ये अभिक्रिया 2 चरणों में होती है। जब हम
एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिकृत करते हैं तब डाई एथिल ईथर बनता है। ये क्रिया 2 चरणों में होती है। पहले चरण में एथिल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। फिर यह अभिक्रिया जब 140 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कंप्लीट होती है तब डाई एथिल ईथर बनता है और H2SO4 मुक्त हो जाता है। क्योंकि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप H2SO4 मुक्त होता रहता है, इसलिए अतिरिक्त H2SO4 मिलाने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात इसमें अगर हम एथिल अल्कोहल लगातार मिलाते रहें तो लगातार ईथर बनाया जा सकता है। इसलिए इस विधि को अविरत ईथरीकरण विधि भी कहा जाता है। यह विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रयोगशाला विधि। ईथरों के बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है? ईथरों के बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में किस तरह बनाते हैं? प्रयोगशाला विधि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिकृत करते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। डाई एथिल ईथर बनता है। ये क्रिया 2 चरणों में कंप्लीट होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एथिल अल्कोहल या एथेनॉल है। इसकी क्रिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो रही है। सांद्र या कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है। 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर पहले बनाएगा C2H5HSO4 और चूंकि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीय कारक पदार्थ है, H2O का अणु मुक्त हो जाएगा। ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। पुनः ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2। तो अभी आप लोग देख रहे थे प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। आपने देखा जब एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिकृत करते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। ये क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। C2H5OH प्लस सांद्र H2SO4 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर सबसे पहले बन गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और H2O मुक्त हो गया। फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया C2H5OH के साथ 140 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर हो रही है तो डाई एथिल ईथर बन जा रहा है और H2SO4 ज्यों का त्यों मुक्त हो जा रहा है। इस प्रकार से H2SO4 मुक्त होता रहता है और इसमें अगर हम एथिल अल्कोहल मिलाते रहें तो लगातार डाई एथिल ईथर बनाया जा सकता है। इसलिए इस विधि को अविरत ईथरीकरण विधि भी कहा जाता है क्योंकि इसमें H2SO4 मुक्त हो जाता है। अतः इसमें लगातार अल्कोहल मिलाकर ईथर बनाया जा सकता है। अतः इसे अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। अतः इस विधि को अविरत ईथरीकरण विधि भी कहा जाता है। इस प्रश्न को अगर आप तैयार कर लेंगे तो आने वाली बोर्ड परीक्षा में इस प्रश्न के आने की प्रबल संभावना है। इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।